अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, कोई लॉ नहीं कानून है में कहीं भी नहीं लिखा कि पुलिस हाथ उठा सकती है किसी पे, किसी को नहीं मार सकती। तो हम उन पे केस भी तो कर सकते हैं अगर वो हम पे। कर सकते हो, करते हैं लोग, कर सकते हैं लोग, करते हैं। अब मान लो पुलिस ने आपको पकड़ा, आपने कोई बड़ा अपराध कर दिया, पुलिस ने आपको रोका, भाई रुक रुक रुक, और आप सूरज छोड़ा जाते हो, क्यों रुको भाई, तू क्या कर लेगा, ये और वो है, तब भी पुलिस आपको नहीं मारेगी। पुलिस आपको हाथ पकड़ती है, उल्टा आप हाथ झटकते हो, पुलिस वालों को मार देते हो, तो पुलिस आपको मारेगी, छोड़ेगी थोड़ी। यहां पर क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। पुलिस को फिर भी मारने का राइट नहीं है। आप सुनते हो 3rd डिग्री दी, मैं तो आज भी देखता हूं, देख के हैरान हूं कि कई सारी रील्स देखता हूं, कई सारी वीडियोस में आता है कि एक बंदा कोई पुलिस स्टेशन, पुलिस उसको लेके आ रही है और लंगड़ाता हुआ बंदा बाहर निकल रहा है। अपने देश के कानून में क्लियर है, जैसी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो मेडिकल कराएगी उसका। मेडिकल बोलता है कहीं चोट नहीं लगी उसको, कुछ नहीं है उसके साथ में, पर जब वो निकला पुलिस चौकी से, लंगड़ा के क्यों निकल रहा है वो? कुछ तो हुआ है, हो सकता है कोई चूहा काट गया उसको, ऐसा तो नहीं होता ना, वो कुछ और ही होता है साथ में उसके। पर वहां पर भी वकील साहब की गलती है, उनको देखना चाहिए कि पहले मेडिकल हुआ था, अगर नहीं हुआ था तो गलती आपकी है, आप कानून को नहीं जानते। देखो ऐसा होता है कि जब कभी आपके साथ कोई अपराध हो जाए ना, आपके साथ कोई अपराध हो जाए, जितना जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। आपसे कोई अपराध हो गया, अनजाने में कैसे भी हो गया, जितना जल्दी हो सके वकील साहब के पास पहुंच जाओ। होता क्या है इसमें, वकील आपको वो रेमेडीज बताएगा कि अरेस्ट तो तू हो जाएगा, पर कम से कम तेरे साथ ज्यादती नहीं होगी। कोई भी इंसान पुलिस स्टेशन जाने से नहीं डरता, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जो एक्शन होते हैं उससे डरता है। तो उन चीजों को रोकने के लिए आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। आपको नहीं पता तो आप कोई वकील साहब को हायर करो। जब आप बीमार पड़ते हो ना, डॉक्टर को हायर करते हो ना, तो जो चीज आपको नहीं पता उसके लिए आपको सामने हायर करना पड़ेगा, ताकि वो आपको उस चीज से निकाल सके। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं है कि अगर पुलिस वाले किसी पे भी हाथ उठा सकते हैं? ऐसा नहीं होता। तो किसी को जेल में भी नहीं डाल सकते बिना किसी नोटिस? पहली बात तो पुलिस को जेल में डालने पावर थोड़ी है। पुलिस कौन है? पर पुलिस तो मैंने देखा लोगों के चालान भी काटने लग जाती है। देखो ये अधूरा सवाल है ना, देखो अधूरे सवाल का आंसर पूरा नहीं हो सकता, या तो हम सवाल को पूरा करें। ये पुलिस किसी को भी उठाकर जेल में डाल देती है? पुलिस जेल में नहीं डालती, जेल में डालने की पावर मजिस्ट्रेट साहब को है। पुलिस की पावर है किसी इंसान को पकड़ना, अरेस्ट करना, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर देना। अब पेश करने के बाद वो मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करेंगे कि तूने अपराध किया कि नहीं किया। मैंने बहुत सारे केसों में ऐसे देखा है कि मान लीजिए किसी इंसान ने पैसा ट्रांसफर किया बॉम्बे से, जिसके अकाउंट में ट्रांसफर किया वो रहता है गुजरात में, जो बॉम्बे पैसा ट्रांसफर हुआ वो बेसिकली रहने वाला दिल्ली का था। वो वहां से दिल्ली आया, पुलिस से साठगांठ की, केस दर्ज करा दिया। अब यहां पर होता है ज्यूरिसडिक्शन सामने आता है, क्षेत्र जहां अपराध हुआ एफआईआर वहीं होगी, जहां आप रहते हो वहां नहीं होगी। मैंने ये भी केस देखे हैं कि लोगों ने अपनी पावर का मिसयूज करके एफआईआर कहीं और लॉन्च करा दी, और वकील साहब ने ये मुद्दा उठाया ही नहीं। केस नॉर्मल लेन देन का था, लेन देन था, मान लो कि आपका मेरा लेन देन है, आपने मुझसे कुछ पैसे लिए, आपके अकाउंट डाल दिए। एक दिन इमीडिएट पैसे की जरूरत पड़ी, आपका यूपीआई नहीं चल रहा, आपने बोला मेरी मदर के अकाउंट डाल दो, मैंने उसमें डाल दिए। कुछ दिन बीते, आपको बोला कि यार मेरी वाइफ को कुछ पैसे की जरूरत है, आप उनके अकाउंट में वीजा डाल दो, मैंने उनको डाल दिया। अब आपके भाई ने मैसेज किया कि मेरे भाई की तबीयत खराब है कुछ दिन के, तो मैं आपसे बात करूंगा काम धाम की, आप मुझसे बात करना। अब जिस दिन मैं एफआईआर लॉन्च करवाऊंगा ना, सबके नाम कराऊंगा, जबकि मेरा लेन देन तो आपसे है। वो दिखाया कैसे कि मुझसे फ्रॉड इसकी मदर ने भी किया, इसकी वाइफ ने भी किया, इसके वाइफ भाई ने भी किया, और वो एफआईआर लॉन्च हो जाएगी और पुलिस एक्टिव हो जाएगी चारों को अरेस्ट करने के लिए। सामने वाले की इंटेंशन को देखा जाता है, उसने एक्शन कैसे किया। पर वही बात, सेम चीज, कानून का पता ना होना, और सब लोग फंसते हैं और फंसते चले जाते हैं, और चीजें चेन ये बड़ी से बड़ी होती चली जाती है। तो लोगों को कानून के बारे में मतलब अभी अच्छे से ज्ञान नहीं है पूरा कि क्या है। दोस्त, अपने ये जो कानून का समंदर है ना, बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा विशाल है। पर मैं आपको ये बोलूंगा कि अपने देश में हमें जो एजुकेशन मिलती है ना, सेक्स एजुकेशन की तरफ लोगों का ध्यान है, बिल्कुल, पर अपने देश के कानून की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। हमें ये तो सिखाया गया कि मौलिक अधिकार क्या हैं, पढ़ाया गया क्लास में, हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि मौलिक ड्यूटीज क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो हैं। बिल्कुल, किसी इंसान का सोशल मीडिया पे आकर किसी को गालियां देना, ये आप बोलते हो अभिव्यक्ति की आजादी, राइट टू स्पीक बोलते हैं ना, आप स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का आपको अधिकार है, बोल सकते हो, पर तब तक ही यह अधिकार है जब तक सामने वाले को दुख ना हो।
सामने वाले की रेपुटेशन हार्म ना हो जाए, सामने वाले का जो अस्तित्व है उस पर कुछ दाग ना दे दो। आप किसी की पर्सनैलिटी पर डेंट दे रहे हो और सोच रहे हो आप रोस्ट कर रहे हो उसे, सही आदमी होगा ना जेल पहुंचा देगा आपको। डिफेमेशन दो होती है, सिविल और क्रिमिनल। सामने वाला इतना बड़ा क्लेम ठोक देगा कि सब बिकवा देगा उसका। तो ऐसे ही किसी को हम ना गाली दे सकते हैं। अब एक आदमी मान लीजिए सजा काट के कोई जेल से आया, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक आदमी चीटिंग में गया, वो गया 4.5 महीने बाद वापस आ गया। अब जब मिलता है उसे आदमी, दूसरा आदमी उसको बोलता है हाँ भाई चीटर, हाँ भाई फ्रॉडस्टर, हाँ भाई स्कैमर, इन नामों से उसको बुला रहा है। अपने देश का कानून बोलता है एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक मेरा दोष सिद्ध नहीं हुआ तूने मुझे चीटर कैसे बोल दिया? सही बात है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन थी। बहुत बड़ा दबाव कहाँ लगता है। एक लड़का लड़की रिलेशन में है, लड़की के साथ में लड़का रिलेशन में है, बीच में फिजिकल दोनों का हुआ, एक वक्त के बाद ब्रेकअप हुआ, लड़की ने जाके एफआईआर लिखवा दी कि मेरा रेप किया। उस बेचारे को उठा के जेल में डाल दिया। 3, 4, 5, 6 महीने बाद उसकी बेल हुई। बेल लेकर आया, लोगों ने उसको रेपिस्ट बोलना शुरू कर दिया। वो समाज में किसी से आंख नहीं मिला पाता, परिवार बात नहीं कर पाता, घर में बहनें हों या कोई भी लेडीज हों तो वो किससे बात नहीं कर पाती, लोगों को जवाब देना पड़ता है। आप रेपिस्ट उसे तब तक रेपिस्ट नहीं बोल सकते जब तक वो केस डिसाइड ना हो जाए, या एक्यूटल होगा या कन्विक्शन होगा। ये आपके मेरे हाथ में तो है नहीं, जज साहब डिसाइड करेंगे। पर पहले ऐसे किसी को वर्ड बोल देना, उसको डिफेम कर रहे हो आप। तो ऐसे नहीं होता। आप सोशल मीडिया पे भी लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए। वो तो लोगों को अपना अधिकार नहीं पता, वरना तो बहुत कुछ हो सकता है। लोग फिर भी अगर कोई लोग जेल चले भी जाते हैं पर वो कुछ टाइम बाद ना निकल जाते हैं, पर उनके पास उनको लंबा समय तो दिया होता है कि ये जेल में रहेंगे, पर वो फिर भी नहीं। निकल देखो प्रोसीजर ऐसा है। प्रोसीजर क्या है अपने देश का कि किसी इंसान को जब किसी को उठाते हैं ना, जेल भेजते हैं, तो जेल भेजने से लेकर इन्वेस्टिगेशन पूरा होने तक का एक प्रोविजन है। 60 दिन या 90 दिन, ये भी अधूरी बात है। 60 दिन या 90 दिन, इसी को एनडीपीएस में अगर मैं लेके चला जाता हूं तो वहां पर 6 महीने से 1 साल तक का प्रोविजन है। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक किसी इंसान को जेल में रखा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। ऐसा ना हो, मान लीजिए कि पॉक्सो एक केस है, पॉक्सो जो आपने पूछा था, फिर बता पॉक्सो भी टोटल 46 सेक्शन है पूरे पॉक्सो एक्ट में। अच्छा, सब पे बात करेंगे, घंटों लगेंगे बताने के लिए उसमें, पर कुछ आप इस तरह समझिए। सेक्शन 29 बोलता है किसी भी इंसान को जब लाया गया कोर्ट में, उसमें भी ना सेक्शंस लिखे हुए हैं। अपराध क्या है, 3, 5, 7, 9 ऐसे कुछ सेक्शन लिखे हुए हैं। तो जब भी कभी, अब मैंने बोला, पहले बोलता मैं 4, 6, 8, 10, 12, अब मैं बोल रहा हूँ 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे बोल रहा हूँ। नहीं, जो 3, 5, 7, 9, 11 ये जो है ना, इसमें डेफिनेशन लिखी है कब कौन सा अपराध होगा। और जो 4 है, जैसे 3 है, 3 मतलब कुछ अगर बोल्ड अगर मैं बोलना चाहूँ इसके अंदर, एक लड़के लड़के रिलेशन बना, लड़की ने बोला इसने मेरे साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, इसने फिजिकल लड़का मेरे साथ में हुआ, तो ऐसे में 3 में तो डेफिनेशन लिखी है कि कब सेक्शन 4 के तहत उसको सजा दी जाएगी, और 4 में लिखा है सजा कितनी दी जाएगी। 4 ये बोलता है कि ऐसे ऑफेंस में इस इंसान को 10 साल कम से कम सजा दी जाएगी। पर अगर लड़की की उम्र 16 साल से कम है तो वही सजा कम से कम 20 साल हो जाएगी, और यह सजा उम्र कैद तक की जा सकती है। अब बात क्या होती है, जो सजा का प्रोविजन है ना, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक लड़की है, पॉक्सो में 2 महीने में उस लड़के के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। अब हर बंदा ये बोलेगा अब तो बेल मिलेगी भाई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। पॉक्सो में ऐसा नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं कि हर कानून जो बना है उसके हमें फैक्ट्स को समझना होगा। चीटिंग है, बेल हो जाएगी। नॉर्मल मारपीट है, बेल हो जाएगी। सीरियस ऑफेंस में देखना पड़ता है कि मेन गवाह कौन है। अब जब तक उस बच्चे की गवाही कोर्ट में बुलाकर नहीं कराई जाएगी तब तक बेल नहीं होगी। मैं ये वर्ड नहीं बोल रहा हूं, और बेल हो जाएगी ये भी नहीं बोल रहा हूं। ये डिपेंड करता है केस टू केस। लड़की ने जब बयान दिए, पहले एफआईआर कटी, कंप्लेंट दी होगी, फिर 164 के बयान हुए जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुए, और तीसरे बयान होते हैं कोर्ट में जब सवाल जवाब करते हैं वकील साहब। ये 3 गवाहियां होती हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को समझने के लिए वक्त चाहिए, पर ऐसे में चार्जशीट लगते ही बेल होगी, ये अधूरा सत्य है। कई बार अब आप बोलते हो कि सर चार्जशीट का वेट करें, नहीं, आज अरेस्ट किया कल बेल लगाओ ना, मना किसने किया है भाई? एक इंसान बोलता है कि इस इंसान ने आके मुझे गोली मारी, आपने मुझे गोली मारी,
मैं बोलता हूँ एक डेट कोई भी आप मान लो कि भाई 1 जनवरी 2026 में दोपहर लगभग 2 बजे 2:10 पे इस आदमी ने मुझे गोली मारी जो कि छूते हुए निकल गई। लगेगी तो ही 307 बनेगा, जरूरी नहीं 109 बोलते हैं नया कानून BNS को। लगेगी तो ही लगेगा 109, ये जरूरी नहीं है। मारने की इंटेंशन, अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं इसको, जो आप हाफ मर्डर बोलते हो, कई जगह आप यूपी में बिहार में हाफ मर्डर बोल देते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं इसे। अब आप बोलते हो, आप आगे दिखाते हो, सर मैं तो पार्टी करने गोवा गया हुआ था, 31 को 1 को 2 में था ही नहीं दिल्ली में, तुम्हें गोली कैसे मारी? तो ये जो प्ली ऑफ एलिबाई है ना, मतलब मैं वहां था ही नहीं। अब लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन होगी तो बेल होगी। अरे इन्वेस्टिगेशन क्यों करवानी जब मैं था ही नहीं वहां पर? तो डिफेंस लो, बेल लो। तो ये सब चीजें अधूरी चीजें हैं कि पहले चार्जशीट लगने दो, चालान आने दो। देखो, जिस इंसान ने उन चीजों को बार बार नहीं किया, वो तो ये बातें बोल सकता है कि चार्जशीट आने दो। जिसने बार बार उस पर काम किया है ना, वो नहीं बोलेगा ये बात। हम जैसा वकील कभी नहीं बोलेगा। हम जैसा वकील पहले केस को पढ़ेगा, केस को देखेगा, समझेगा। अब मर्डर जैसे केस में लोगों को बेल लेने के लिए या सजा ना हो, कन्विक्शन ना हो, इससे बचने के लिए हम क्या बोलते हैं, कई बार आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि दिख रहा होता है कि आपने ही मर्डर किया है, पर सबूत कोई नहीं होता। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? स्टेट पर। वो प्रूव करेगा मैंने मर्डर किया है, ये मेरा काम नहीं है, मैंने मर्डर नहीं किया। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो होते हैं, इसकी भी पूरी एक सीरीज होती है, पूरी चेन होती है। ऐसे किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, सजा नहीं सुना सकते। तो बहुत एक बड़ा एक पूरा सब्जेक्ट है ये। सब्जेक्ट को समझने में वक्त लगता है, चीज़ें समझनी चाहिए, उसके लिए रिसर्च होनी चाहिए। खुद जो हमारा होस्ट है उसकी भी रिसर्च होनी चाहिए, तो हम जवाब भी उस लेवल से दे सकें। पर फिर भी जो कॉमन चीज़ें हैं, खास करके चीटिंग वालों के लिए, जिसके बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई, तो वो अगर उन रेमेडीज़ को लेते हैं तो भी निकल जाएंगे उन चीज़ों से। फिर भी जो भी आपके सवाल है मैं जवाब दूंगा। तो अगर मान लो अगर कोई अपराध करके इस स्टेट को छोड़ के भाग जाए तो उसके साथ क्या होगा? फिर क्या डिसीजन है उसका? देखो, भागना कानून से ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अच्छा, सॉल्यूशन इसलिए नहीं है कि कानून के पास बहुत सारी रेमेडीज हैं। कानून सजा किस तरह देता है, पहले आप ये समझिए। किसी भी इंसान को सजा देने के लिए या तो उसको जेल में डाल देगा या फाइन ठोक देगा उसके ऊपर कि फाइन इतना भरो। लोगों के प्राण ले लेना, मतलब फांसी लगा देना, ये भी होता है एक। और एक तरीका होता है इन चीजों तक पहुंचाने के लिए, वो है उसकी इंसल्ट करना। किसी भी इंसान को ना, मतलब अपने ऊपर कोई बातचीत आ जाए, कोई दो थप्पड़ मार दे, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है इंसल्ट होने से। तो अगर कोई इंसान भाग रहा है, मान लीजिए किसी इंसान ने चीटिंग कर ली, उसका नाम आ गया, अकाउंट मान लीजिए आपका अकाउंट है, मैं आपको एक एग्जांपल एक्स को मान लीजिए। एक्स एक इंसान है जिसके अकाउंट में लगभग 17 लाख रुपए आए। वही फर्जी अकाउंट ले लिया, किसी ने किराए पे ले लिया और वो पैसा आ गया, पैसा निकल गया, उसको बेचारे को पता भी नहीं, गलती उसकी है भी नहीं, हम उसको लेके चलते, उसने अपराध नहीं किया। अब उसने कुछ नहीं किया, उस इंसान ने, पुलिस का नोटिस आया, देखते डर गया, किससे पूछा उसने, किसी नौसिखिए से, क्योंकि आजकल तो क्या है कि लोग सलाह देने वाले बहुत सारे आते हैं ना, कि ऐसा कर ले वैसा, पता उन्हें कुछ होता नहीं। वो कहता है फोन वोन बंद कर, घर छोड़ के भाग जा, कुछ दिन गायब रहे, केस ठंडा हो जाएगा। यहीं से वो इंसान अपनी कब्र में कील ठोकना शुरू कर देता है। वो जैसी फरार होगा, पुलिस कंफर्म हो जाएगी कि भाई इस बंदे ने अपराध किया है, इसकी सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसी ने अपराध किया है। अब आपने भागना शुरू किया, भागोगे या तो आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओगे, जबकि वो सही रास्ता नहीं है, पुलिस ने बुलाया जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। आप भाग रहे, एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं लगा रहे हो, फरार हो गए हो। अब यहां से शुरुआत होती है आपके फंसने की। पुलिस वाला जाएगा सीधा वहां पर, देखो एक प्रोसीडिंग है, 82 प्रोसीडिंग बोलते हैं इसको, एब्सकॉन्डर घोषित करना, जिसको पीओ बोलते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अच्छा, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जब किसी का इशू होता है, 82 की जो घोषणा बोलते हैं वो शुरू होती है, उसका एक प्रोसेस है। इसीलिए जब किसी इंसान पे ऐसी कोई कार्रवाई हो जाए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में समझना बहुत जरूरी है हर उस इंसान के लिए जो पुलिस से डरकर गायब हो गया था, पुलिस से डरकर दाएं बाएं हो गया था, पुलिस डर के भाग गया था जबकि उसने अपराध नहीं किया था। उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अब अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दे तो बिल नहीं ले पाएगा, पर अगर वो सही डायरेक्शन में जाए तो बिल ले सकता है। आपको ऐसे में अगर सब कुछ हो गया, प्रोक्लेमेशन हो गया, 83 की कार्रवाई होती है, कुर्की इशू हो जाना, सुना अगर बचपन से आपने बोलते कुर्की हो गई घर की, है ना, घर को जब्त कर लेते सरकार। तो इसकी जो प्रोसेस होती है तो उसमें 82 कैंसिलेशन में जाते हैं। फिर हम चैलेंज करते हैं जो प्रोसेस हुआ वो सही से फॉलो ही नहीं हुआ। जैसे पुलिस ने अगर आपके ऊपर 82 कराया तो पहले आपके लिए एक NBW लिया होगा, नॉन बेलेबल वारंट,
साथ में ही अरेस्ट वारंट लिया होगा। अरेस्ट वारंट जब तक पुलिस के पास नहीं है तब तक 82 नहीं हो सकता, भगोड़ा करार नहीं हो सकता। अच्छा, तो उसने 82 लिया होगा, कोई एप्लीकेशन दी होगी, कोर्ट में बात रखी होगी। जब 82 ले रहे हैं तो आपको वहां पर एक 30 डेज का टाइम दिया गया होगा कि 30 डेज के अंदर अंदर आ जाओ। पुलिस ने उसी नोटिस को चस्पा करना बोलते हैं, घर के बाहर जाके पोस्टर चिपका देते हैं कि आदमी फरार है, कोर्ट के बाहर चिपकाया जाता है, न्यूज़पेपर में इत्यादि दिया जाता है। अगर ये सब कुछ चीजें नहीं हुई है तो 82 चैलेंज ऐसे ही होता है। आप 82 को चैलेंज करोगे तो निकल सकते हो, बट फिर भी चांसेस ज्यादा नहीं है। अच्छा, जिंदगी में ऐसा कभी मुकाम अगर पड़ाव कोई जिंदगी में आ जाए ना, तो एक छोटा सा मैं आपको ना उसमें एक स्टोरी बताता हूँ। कहीं पर किसी मतलब रेगिस्तान में, राजस्थान में कहीं पर भी होता क्या है कि कुछ गाय और बैल को बांधा जाता है। तो जब तूफान तेज आता है ना, आंधी भरा तूफान जब आता है, मिट्टी मिट्टी होती है, तो गाय भागना शुरू करती है और भागती रहती है, तूफान भी चलता रहता है। और जो बैल होता है ना, वो तूफान के अंदर भागता है, वो कहता है जो होगा देखा जाएगा। वो भागता है ना, कुछ ही देर के बाद वो तूफान उसको छोड़कर कहीं और पहुंच जाता है। तो इसी तरह से जब किसी पर कोई केस दर्ज हो जाए ना, तो ऐसे में उसको भागना नहीं चाहिए, उसे इस चीज को फेस करना चाहिए, जल्दी निकल जाओगे। वरना पूरी जिंदगी भागने से अच्छा, मान लीजिए आज आप फरार हो गए और उस मामले की मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल थी। 10 साल तो मैक्सिमम है, कम मिलेगी सजा आपको 7 साल, 6 साल, 5 साल मिल सकती है। और आप भाग गए, परमानेंट जिंदगी भर के लिए भागना शुरू कर दिया। पूरी जिंदगी दुख में काटने से अच्छा है वो 10 साल को पकड़ लो, वो भी ढंग का वकील होगा, 2-4 साल में आपको बाहर ले आएगा। तो पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मैं सभी को बोलता हूं, एक छोटे से केस के लिए पूरी जिंदगी के लिए फरार हो जाओ, ये गलत है। फेस करना चाहिए अच्छे वकील के साथ, अच्छा वकील होगा, नॉलेज के साथ आपको निकाल लाएगा। अच्छा, तो हमने बहुत जगह एक वर्ड सुना है, रिमांड। रिमांड क्या है, क्या होता है रिमांड? देखो, रिमांड ना वैसे बहुत तरह का होता है। अच्छा, कि रिमांड अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको पीसी रिमांड दिया या जुडिशियल रिमांड दिया, या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि ऐसा मैंने सुना है दूसरे स्टेट्स में जाकर वो बोलते हैं रिमांड पे भेजा। रिमांड कौन सा रिमांड? अब हम क्या बोलते हैं दिल्ली में, जो कॉमन लैंग्वेज बोली जाती है कि जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी। रिमांड का मतलब पूछताछ है, रिमांड का मतलब मारपीट नहीं है। बचपन से फिल्मों में देखा हमने, जहां भी कुछ सुना यही सुना कि मैं मारना पीटना मतलब रिमांड है, पुलिस रिमांड पे लेगी आपको, ये तो मतलब होता है। पुलिस आपको कस्टडी में लेकर भी, जब मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि 7 दिन की पुलिस कस्टडी दे रहे हैं इसको, पुलिस हिरासत बोलते हैं इसको, रिमांड पे लेकर मारना पीटना, बर्फ पे लिटाना, सिल्ले लिटाना है ना, उल्टा लटका देना, मारना पीटना, ये सब किसी भी कानून किताब में परमिसेबल नहीं है। ये सिर्फ दिखाया जाता सोशल मीडिया पे। दिखाया नहीं जाता, होता भी था। अच्छा, ये होता भी था पहले। उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जजमेंट्स दिए कि ये नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट क्या है? आर्टिकल 21, लाइफ एंड लिबर्टी। इंसान को जिंदगी जीने का अधिकार है, जिंदगी जीने का नहीं, भरपूर जिंदगी जीने का अधिकार है। कोई इंसान आपको थप्पड़ मारता है अगर, तो थप्पड़ मारने का मतलब इंसल्ट कर देना। तुझे किसने पावर दी मुझे मारने की भाई? सही बात है। तो यही जो है ना, रिमांड में भी पावर नहीं मिलती किसी पुलिस वाले को। पुलिस वाले की इंटेलिजेंसी काउंट होती है। वो बिठाते हैं और बोलते हैं, मान लो 2 लोग हैं, 2 लोगों ने फ्रॉड किया, तो एक को कहीं उठाएंगे, एक को यहां बिठाएंगे। बोलेंगे भाई वो वाई बंदा तो बोल रहा है कि भाई टोटल पेमेंट जितनी है तेरे अकाउंट में आई। कहते नहीं सर, मेरे तो कोई अकाउंट ही नहीं था। पर वो तो बोल रहा है नहीं सर, मेरे अकाउंट में उसके अकाउंट पेमेंट आई है पूरी। तो यहां से खुलना शुरू होता है। पर जब तुमने कॉल किया तो धमकी तूने दी थी। कह सर मैंने बात की थी, धमकी उसने दी थी। तो यहां से ना दूसरा आदमी टूटना शुरू होता है। इसको बोलते हैं पुलिस की इंटेलिजेंसी। पुलिस घुमा घुमा के सवाल पूछती है, तो घुमा घुमा के सवाल पूछती है, एक नहीं बार सवाल पूछती है। अभी अब सवाल आता है, एक आपने मूवी देखी, सलमान खान की मूवी थी एक, तो उसमें बोलता है कि सोना नहीं, सोने मार देंगे ये लोग, बोलता है ना कि रात को सोने नहीं देते उसको। तो रात को सोने ना देना ये भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। आपको प्रॉपर नींद मिलनी चाहिए। इंसान पुलिस की कस्टडी में होगा, पर इसका मतलब ये नहीं उसके जानवरों की तरह ट्रीट किया जाए, ये मतलब नहीं है किसी भी चीज का। देखो ऐसा होता है, जब कोई हमारे बहुत सारे मामले ऐसे बड़े बड़े आते हैं, एनआईए के मामले आते हैं, तो उन मामलों में देखा जाता है कि लोग, वो टेररिस्ट हैं, वो लोग वो टूटेंगे ही नहीं, ऐसे उनसे उगलवा नहीं सकते आप। तो वहां पर जो पुलिस एक्शन कर रही है ना, वो भी लीगल नहीं है, पर पुलिस अगर वो ना करे तो पुलवा नहीं पाएगी। तो हर जगह पुलिस ही गलत है, ये बोलना पूरी तरह से कथन गलत है। पुलिस ऐसी ड्यूटी करती है कि वो प्यार से बात करे। जो आदमी जा रहा है बाहर, किसी ने चेन छीन ली, उसको रोक के बोल रहा है क्या आपने उसकी चेन छीनी थी, ऐसा थोड़ी बोलेगी पुलिस। फिर बाद वो थप्पड़ मारेगी जाके, हाँ भाई चेन छीन भाग रहा है, तब सब बकेगा वो। तो आप जैसे होते हो ना, इंसान को जैसा काम दिया नेचर ने,
जैसा काम दिया हमारे देश के कानून ने जिस इंसान को, वो इंसान उस पर्सनैलिटी को निभा रहा होता है। सही मायने में बोले, हम सब के सब जितने भी कलाकार हैं अपने अपने रोल को सही तरह से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पुलिस अपना काम कर रही है, अपराधी अपना काम कर रहा है, वकील अपना काम कर रहा है, जज अपना काम कर रहा है, जल्लाद अपना काम कर रहा है। तो हम किसी को गलत बोल दें या सही बोल दें, ये शायद डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। तो आपने जैसा भी कहा कि किसी को मारना भी अपराध है, कोई किसी के पास राइट नहीं है हमें मारने का, कोई नहीं मार सकता। पर स्कूल में देखा जाता है, स्कूल में टीचरें हाथ उठा देती अब नहीं उठाते, पहले होता था। मैं भी बहुत पिटा हूं स्कूल में, टीचर मारते तो वो थे। भी क्या गलत है फिर? वो तो गलत नहीं, अब तो कोई होता भी नहीं है ना, अब नहीं मारता कोई, अच्छा, पहले मारते थे। पर आज भी काफी स्कूलों में से देखो मारते सरकारी तो गलत स्कूल है, देखो मारते गलत है। एक बात समझो आप, किसी भी इंसान की वेलबींग के लिए मारना गलत थोड़ी है। एक फादर अपने बेटे को मारता है, क्या वो उसको जान से मारना चाहता है? नहीं। क्या वो उसको चोट पहुंचाना चाहता है? नहीं, वो उसके सही के लिए मार रहा है। टीचर ने किसी बच्चे को एक थप्पड़ मारा, वो बहुत शरारती है, नहीं मान रहा, गुस्से में आके उसने मार दिया, वो गलत है। सही के लिए उसको मारा कि थप्पड़ मारू, समझेगा अगली बार गलती नहीं करेगा, वो सही है। मैं फिर बोल रहा हूं, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। आजकल तो बड़ा पंगा है ना, एक बच्चे को किसी टीचर ने उसको डम्बेल बोल दिया, उसको बोल दिया कि भाई तू गधा है, कुछ बोल दिया, जाके बच्चे ने घर बोल दिया, उसके माँ बाप लड़ने पहुंच जाते हैं। आजकल तो सिस्टम ये है। हम स्कूल में पिटते थे खूब ढंग से, बेहोश हो जाया करते थे, मैंने देखा अपने सामने बच्चों को पिटते हुए, तो भी घर नहीं पहुंचती थी बात। क्यों? वो पहले टीचर क्या करता, पहले जमाने में पहले हमसे बोलता, बेटा जा और बढ़िया डंडी ढूंढ के लाइयो, आज सबको इनको सूतना है। हाँ। वो डंडी आके पहले हम ही पिटते थे, ऐसा होता था पहले। आपकी एज अभी कम है तो आपने शायद वो जमाना नहीं देखा, हमने वो जमाना देखा है। तो इसीलिए वो जो मारते थे उस वक्त भी, तो वो उस वक्त तो राइट ठीक था। आज के जमाने में राइट ही खत्म हो गया। आज तो बाप अपने बेटे को नहीं मार पाता ढंग से, तो मारना तो है ही नहीं ना कहीं पर भी, आप किसी को मार नहीं सकते। हम सबको सबके फंडामेंटल राइट इक्वल हैं, जिसका गारंटर सुप्रीम कोर्ट है। सब बराबर, बोला सब बराबर, कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कुछ नहीं, सब बराबर हैं। कोई किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। और आपके साथ कुछ गलत होता है, वकील से मिलो, वकील नहीं है आप जाकर सरकारी वकील से मिलो, कोर्ट जाओ, सरकारी वकील में आपको मिलेगा। पर बेहतर है पहले तो वीडियोस देख देख के चीजों को पढ़ पढ़ के जानकर कानून को सीखोगे, कुछ नहीं होगा। तो अब हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं कि जो वो प्रोसीजर होता है जब कोई क्राइम कर देता है, तो पुलिस जेल से लेकर वो जो एंड तक का प्रोसीजर होता है, क्या होता है उसमें पूरे में? देखो वो तो एक पूरा एक ट्रायल हो गया, जिस ट्रायल को पूरा होने में 5, 7, 10 साल लग जाते हैं। क्या उस ट्रायल की पूरे प्रोसेस को कुछ घंटों के एपिसोड बताया जा सकता है? मुश्किल है, बिल्कुल। बट शॉर्ट में बताया था कुछ चरणों के अंदर। एक इंसान के पहले ऊपर कंप्लेंट आती है, पहले कंप्लेंट होती है, हम बोलते हैं कंप्लेनेंट, वो होता है इन्फॉर्मेंट, वो इन्फॉर्मेशन देने आया कि ये हुआ। जैसे ही वो हुई तो वैसे नॉर्मल अपराधों में पहले पुलिस छोटी सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है, सच भी है झूठ है, फिर वो एफआईआर काटती है। एफआईआर कट के 2 बातें होंगी, पुलिस अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी। दोनों के अंदर अपने अपने कानून की बाउंडेशंस हैं। अरेस्ट कर लिया, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाकर पेश करेंगे। मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करेंगे जेल भेज दूं या पुलिस रिमांड में भेज दूं। पुलिस रिमांड भेजेंगे तो भी उस रिमांड के टाइम के बाद वापस मजिस्ट्रेट साहब पास आएंगे और फिर वो उसको जेल भेजेंगे या वहां छोड़ देंगे, दोनों बात होती है। अब जेल भेज दिया तो जेल के बाद में वो ट्रायल शुरू होता है। अच्छा, पहले वो चार्जशीट बनेगी, जज के पास जाएगी, पहले स्क्रूटनी होती है, पीपी के पास जाती है, वो स्क्रूटनी होगी, वो जज साहब डिसाइड करेंगे केस चलेगा भी कि नहीं, केस में दम है भी कि नहीं, संज्ञान लेंगे, फिर चार्ज फ्रेम होंगे कि भाई आप उसको बोलते हैं। मान लीजिए एक बंदे को बुलाया, चीटिंग फॉर्जरी का मामला है, चीटिंग फॉर्जरी पूरा हो गया। अब उसके अंदर एक सेक्शन लिखा हुआ है 323 आईपीसी सेक्शन था कि थप्पड़ मारने वाला, और थप्पड़ मारने की बात पूरी चार्जशीट, पूरी कंप्लेंट, पूरी स्टेटमेंट में है ही नहीं कहीं। तो चार्जेस की स्टेज पर ऐसे सेक्शंस को हटा दिया जाता है, अच्छा, या कुछ सेक्शन को लगा दिया जाता है। जैसे फॉर्ज डॉक्यूमेंट की बात तो हो रही है हर जगह, बट फॉर्ज डॉक्यूमेंट है ही नहीं रिकॉर्ड पर, या फिर हैं पर वो सेक्शन नहीं है, तो लगाना या हटाना ये चार्ज पर डिसाइड होता है। एक बार चार्ज लग गया, अब ट्रायल शुरू हो जाए, गवाह आएंगे, पहले सारे पुलिस के गवाह आएंगे, फिर सारे उस एक्यूज के गवाह भी बुला सकता है कोर्ट में। एक फाइनल आर्गुमेंट एंड में जाके होती है, आपके बीच में एक स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होती है। किसी भी एक्यूज को पूरे ट्रायल में एक ही बार मौका मिलता है अपनी बातें कोर्ट में रखने का, वो होता है स्टेटमेंट, उसको ऐसे बोलते हो आप लोग, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। एक ही मौका मिलता है, अपनी बातें बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, अपनी बातें बोलने के बाद में फिर फाइनल आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट जो जजमेंट होता है। अब यहाँ जो जजमेंट होता है ना, जजमेंट पे जो फाइनल आर्गुमेंट होता है, तो
काफी बार पता होता है वकील साहब को कि सजा होगी कि नहीं होगी, मैक्सिमम वकीलों को पता होता है कि ट्रायल उन्होंने लड़ा है। पर हर बंदा जिसने अपराध किया या अपराध हुआ, हर आदमी चाहता है जो सजा ना हो, हर आदमी चाहता है। वो कौन चाहेगा जेल जाए? सही बात है। पर वकील को पता होता है, जैसे हर बाप को या हर माँ को पता होता है ना मेरे बेटा कितना लायक है कितना नालायक है, इसलिए पता होता है वकील को भी। तो अपने क्लाइंट को बात ये ना बताए कि दिल ना टूट जाए, बात एक अलग है, पर उसको इनडायरेक्ट वे में बोल रहा होता है। वकील डायरेक्ट नहीं बोलता, इनडायरेक्ट बोल रहा होता है कि हो सकता है तेरे को दिन सजा होगी, तो तेरे पास ये रेमेडीज हैं। हर वकील, अच्छे वकील के पास या अच्छे डॉक्टर के पास हर बीमारी का और हर एक एक्शन का एक होता है, एक रेमेडी होती है, मैं तो निकाल सकता हूँ। बस ये है कि जब एंड में जाते हैं ना, तो कई बार जैसे सजा बोलती है वहीं से उसको जेल भेज देते हैं। जैसी जजमेंट हुआ, देखो एक होता है जब बोलते हैं कि सजा हुई कि नहीं हुई, कन्विक्शन हुआ या क्यूटल हुआ, एक ये स्टेज है। फिर इससे जाती है आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस कि अब सजा कितनी बोलेगी। ये तो हो गया, सजा बोल गई कि मतलब बंदा अपराधी है, पर सजा कितनी बोलेगी ये एक अलग स्टेज है। तो मान लो किसी को बेल पर छोड़ा हुआ है, पॉक्सो केस है, किसी को जेल में 6 महीने के बेल पे छोड़ दिया, अब 4 साल केस चला, बंदा बाहर है। अब जैसे ही वो पहुंचा जजमेंट वाले दिन, अगर उसको सजा सुना रहा है जज, उसी वक्त उसे हिरासत में ले लेंगे और जेल भेज देंगे, और बरी कर रहे हैं तो वहां छोड़ देंगे, बोलेंगे बॉन्ड फर्निश कर दो अपना, आप जा सकते हो। अब बॉन्ड की फर्निश कराया जाता, सवाल यहां आता है, अरे बेल दे तो दी, जब बेल दे तो बॉन्ड फर्निश कराते ना एक कि बस सिक्योरिटी दो कि आप आओगे काउंट, मतलब ट्रायल को अटेंड करोगे सब कुछ। जब सजा किसी इंसान को बरी कर दिया तो बॉन्ड की जरूरत क्या है? सही बात है। बॉन्ड की जरूरत यह है कि अब जिसने केस किया था वो आपकी अपील जाके हाईकोर्ट कर सकता है और आपको दोबारा अरेस्ट किया जा सकता है। तो बरी होने के बाद में कहानी खत्म नहीं होती, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये बाकी अगले पॉडकास्ट में जब होगा तो बात करेंगे।